ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारे सूचना सूत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं। We want justice! We want justice! We want justice! नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सुन रहे हैं चीक पॉडकास्ट। 2 जुलाई 1995, शहर दिल्ली। देर रात कनॉट प्लेस के बीचों बीच मौजूद होटल अशोक यात्री निवास में सन्नाटा पसरने लगा था। लोगों की आवाजाही कम हो गई थी। बस कुछ सब्जी वाले पास के फुटपाथ पर बैठे हुए थे। उनमें से किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो ना केवल आने वाले दिनों तक अखबारों की हेडलाइन बनेगी, बल्कि लोगों के जहन में कई सालों तक एक खौफनाक कहानी के रूप में बसकर रह जाने वाली थी। देर रात करीब 11 बज चुके थे। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ थी अनारो देवी की, जो एक सब्जी बेचने वाली थी। अरे भैया, आग लग गई, देखो कोई होटल में आग लग गई। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरें होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से उठती आग की लपटों पर टिक गई। आवाज का शोर बढ़ा तो पास में ही गश्त लगा रहे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल्स अब्दुल नजीर कुंजू और चंद्रपाल के कानों तक पहुंची। जैसे ही उन दोनों ने आग की ऊंची लपटों को देखा तो फौरन बगिया रेस्टोरेंट की तरफ भागे। पास पहुंचने पर बाहर ही रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव ने उन दोनों को रोक लिया। दोनों पुलिस वाले वहीं ड्यूटी किया करते थे, इसीलिए केशव को पहचानते थे। कुंजू ने केशव से पूछा, हाँ भाई, क्या जला हुआ है जो इतनी लंबी आग की लपटें उठ रही है? आराम से जला, आग लग जाएगी। केशव ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, ना कुछ भी तो नहीं साहब, बस तंदूर में कुछ बैनर और पोस्टर जला रहे हैं। आग बस तुरंत थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। कुंजू को कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। ये बू बैनर पोस्टर जलाने की नहीं थी, बल्कि मांस के जलने जैसी थी। और केशव की आवाज से भी उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुंजू को शक हुआ और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। केशव ने उसे रोकने की कोशिश की। केशव के चेहरे से हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। कुंजू का शक और बढ़ गया था और वो ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़रें तंदूर पर पड़ी। तंदूर के अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। उसे तंदूर में इंसानी शरीर के हाथ और पैर दिखाई दिए। उसने तुरंत केशव को पकड़ लिया और चंद्रपाल को पीसीआर की और दमकल को फ़ोन करने को कहा। अगले दिन ये खबर देश के सभी अखबारों की प्रमुख हेडलाइन बनती है। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि आखिर ये लाश थी किसकी, जिसे तंदूर में बेरहमी से काटकर जलाया गया। लाश इतनी झुलस चुकी थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। लाश की अंतड़ियां भी पेट से बाहर निकल आई थीं। बस ये पता चल पा रहा था कि लाश किसी महिला की है। साथ ही केशव ने भी अपनी जबान पर ताला लगा रखा था। लाख कोशिशों के बावजूद वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। इस बीच मतलूब करीम नाम का एक शख्स सामने आता है। मतलूब करीम ने अखबार में ये खबर पढ़ी थी। बगिया रेस्टोरेंट का नाम पढ़कर ही वो सामने आया था। उसने उस महिला की लाश देखी। उसकी नज़र लाश की उंगलियों पर पड़ गई। मतलूब करीम का चेहरा फीका पड़ने लगा। उसने दावा कर दिया कि लाश नैना साहनी की है। दरअसल उस लाश की उंगलियों में जो अंगूठी थी वो उसे पहचानता था। उसने दावे के साथ कहा कि ये लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। पुलिस सुशील शर्मा के घर पहुंची। वो घर पर मौजूद नहीं था। अब पुलिस का शक सुशील शर्मा की तरफ बढ़ रहा था। उसको ढूंढने की होड़ मच गई। पर आखिर ये सुशील शर्मा, नैना साहनी और मतलूब करीम थे कौन, और इनका आपस में क्या कनेक्शन था?
दरअसल ये तीनों साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और अच्छे दोस्त भी थे। सुशील शर्मा कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में आगे था। वो आगे चलकर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना। कॉलेज के दिनों में ही सुशील शर्मा और नैना साहनी को आपस में प्यार हो जाता है। दोनों आगे चलकर शादी भी कर लेते हैं और साथ में दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर में रहने लगते हैं। पर सुशील शर्मा को शादी के कुछ समय बाद ही लगने लगा था कि उसकी बीवी नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच में कुछ चल रहा है। और फिर 2 जुलाई 1995 का वो काला दिन। सुशील शर्मा रात को करीब 9 बजे काम से घर वापस लौटता है। नैना साहनी पहले से ही घर पर मौजूद थी। घर के अंदर आते ही सुशील शर्मा देखता है कि नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही नैना साहनी की नजरें सुशील शर्मा पर पड़ती हैं, नैना घबरा जाती है। वो हड़बड़ाहट में फोन रख देती है। सुशील नैना से पूछता है, किसका फोन था नैना? नैना ने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं किसी का नहीं, बस रॉन्ग नंबर था। पर नैना साहनी की आवाज में हकलाहट और चेहरे पर डर देखकर सुशील शर्मा को शक हुआ और उसने टेलीफोन पर रीडायल का बटन दबाया। दूसरी तरफ से जब फोन उठा और सामने से हेलो की आवाज सुनाई दी तो सुशील शर्मा गुस्से से भर गया और उसने जोर से फोन पटक दिया। सुशील शर्मा सामने से आई आवाज को अच्छी तरह से पहचानता था। वो आवाज थी मतलूब करीम की। वही मतलूब करीम जो कॉलेज के दिनों से ही सुशील शर्मा और नैना साहनी का दोस्त था, जिसके साथ सुशील को उसकी बीवी नैना साहनी के बीच कुछ होने का शक था। गुस्से में सुशील शर्मा पास ही रखी ड्रॉर से अपनी पिस्टल निकालता है। सुशील पिस्टल लिए बेडरूम की तरफ बढ़ता है, जहां नैना साहनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। सुशील नैना पर बेझिझक 3 गोलियां बरसाता है, जिसमें से पहली गोली नैना के पीछे की दीवार पर लगती है, दूसरी नैना की गर्दन पर और तीसरी नैना साहनी के सिर पर। नैना साहनी उसी समय दम तोड़ देती है और बिस्तर पर गिर जाती है। गोलियां चलने के सन्नाटे के कुछ देर बाद तक सुशील शर्मा नैना की लाश को देखता रहा। सुशील को कुछ देर बाद एहसास होता है कि उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद सुशील के दिमाग में चिंता सताने लगती है कि आखिर वो लाश कैसे छिपाए। तभी वो नैना की लाश को प्लास्टिक की एक बड़ी सी पॉलीथीन से लपेटता है और फिर खून से भरी उसी चादर से जिस पर नैना की लाश पड़ी हुई थी। सुशील बालकनी से बाहर देखता है कि कहीं कोई बाहर तो नहीं, किसी ने गोली की आवाज तो नहीं सुनी। बाहर का मंजर साफ देखकर वो नैना की लाश को घसीटता हुआ अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर निकल गया। सुशील घबराया हुआ कार आईटीओ के पुल पर ले गया। सुशील ने सोचा कि लाश को पुल के नीचे बहती यमुना में फेंक दें, पर अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी, इसीलिए वाहनों की आवाजाही भी काफी थी। ऐसे में अगर सुशील लाश को यमुना में फेंकने के लिए गाड़ी रोकता और उसे फेंकने की कोशिश करता तो कोई न कोई उसे जरूर देख लेता। सुशील बहुत देर तक लाश को गाड़ी में रखे हुए ही आईटीओ के पुल पर घूमता रहा। उसे काफी देर तक कुछ नहीं सूझता, लेकिन फिर उसे कनॉट प्लेस पर मौजूद बगिया रेस्टोरेंट की याद आती है, जिसका वो मालिक था। सुशील ने कनॉट प्लेस की तरफ गाड़ी घुमा ली। बगिया रेस्टोरेंट पर पहुंचते ही सुशील रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के कान में कहता है, केशव, रेस्टोरेंट बंद कर दो अभी। केशव अचानक सवाल करता है, पर क्यों? हुआ क्या? मैंने कहा ना बंद कर दो, बस बंद कर दो। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुशील को सुझाव दिया कि जो लोग खाना खा रहे हैं उन्हें खाना खाने देते हैं और जो लोग आएंगे उनको मना कर देंगे। ये सुनकर सुशील शर्मा वहीं बैठ गया और सबके खाना खाने का इंतजार करने लगा। रेस्टोरेंट को बंद करने में करीब 11 बज गए थे। अब सबके जाने के बाद सुशील केशव को सारी कहानी बयां करता है। केशव के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं।
सुशील गाड़ी से नैना की लाश को रेस्टोरेंट के अंदर लाता है। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में सुशील को रेस्टोरेंट के अंदर जलता तंदूर दिखाई दिया। सुशील के दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधा। केशव, हम लाश को तंदूर में जलाकर खत्म कर देंगे। केशव हैरान परेशान होकर हाँ कर देता है। दोनों नैना की लाश को तंदूर में डालने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन लाश बड़ी होने की वजह से तंदूर में नहीं आ पा रही थी। दोनों लाश के टुकड़े करने के बारे में सोचते हैं और बेरहमी से उसके कई टुकड़े कर उसे तंदूर में डाल देते हैं। पर इन सब कोशिशों के बावजूद भी तंदूर की आग भड़क नहीं पा रही थी। सुशील को रेस्टोरेंट में पड़ा बटर दिखाई दिया। उसने केशव से फौरन बटर लाने को कहा और दोनों ने तंदूर में बटर डालना शुरू किया। बटर डालने से आग की लपटें बहुत ज्यादा उठने लगी, पर अब नैना की लाश तंदूर में जलने लगी थी। इतने में केशव को 2 पुलिस वाले आते दिखाई दिए। केशव उनके पास पहुंचा और सुशील पकड़े जाने के डर से पीछे के रास्ते से भाग गया। पुलिस वालों ने रेस्टोरेंट के अंदर आकर लाश को देख लिया था और केशव को पकड़ लिया गया। मतलूब करीम के बयान के बाद सुशील की तलाश शुरू हुई और उसे भी पकड़ लिया गया। साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने हत्या और लाश के साथ बेरहमी से व्यवहार करने के जुर्म में सुशील को मौत की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने साल 2007 में बरकरार रखा था। लेकिन सुशील ने अपनी सजा कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेल में सुशील के अच्छे बर्ताव और समाज के लिए उसे खतरा न देखते हुए और साथ ही अनजाने में मर्डर होने की वजह से उसकी सजा को साल 2013 में उम्र कैद में बदल दिया। 23 साल की सजा काटने के बाद साल 2020 में सुशील शर्मा को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद आज सुशील शर्मा अपनी आगे की जिंदगी बिता रहा है और ये केस आज भी लोगों के जहन में तंदूर कांड नाम की एक खौफनाक कहानी के रूप में जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।